नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जोहार। मैं आपका दोस्त एम के इंजीनियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम के इंजीनियर में, जहां हम बात करेंगे आसाम विधानसभा चुनाव 2021 के। जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं: तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, आसाम और पश्चिम बंगाल। तो सभी राज्यों के एक एक करके हम सर्वे आपके सामने रखेंगे, जो हम और हमारे साथियों ने और तमाम जो है कि बड़े एक्सपर्ट लोगों की राय लेकर मैं ये सर्वे बना रहा हूँ। सबसे पहले आज हम आसाम की बात करेंगे और आसाम में कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सा गठबंधन मजबूत है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी की जीतने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। आसाम के अंदर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशेष रणनीति और गठबंधन के साथ साथ नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे के दम पर पहली बार आसाम के अंदर 2001 से 2016 तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पिछले 5 सालों में आसाम के अंदर तमाम राजनीतिक मुद्दे एनआरसी, सीए इत्यादि हावी रहे और तब से लेकर के अब में तमाम तरीके के राजनीतिक बदलाव हो चुके हैं, सहयोगी दल बदल चुके हैं, गठबंधन बदल चुके हैं। प्रमुख रूप से 5-6 चुनावी मुद्दे हैं जो पश्चिम बंगाल में हावी रहेंगे। देखिए, एनआरसी और सीए का मुद्दा फिर इस बार उठाया जाएगा। इसके अलावा रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। चाय बागान मजदूरों का मुद्दा, घुसपैठ और उग्रवाद का मुद्दा भी आपको देखने को मिलेगा नेताओं के भाषण में। इसके अलावा विकास की बातें भी होंगी। तो एनआरसी, सीए, रोजगार, चाय बागान में मजदूरों का मुद्दा, घुसपैठ का मुद्दा और विकास का मुद्दा के साथ साथ धार्मिक मुद्दे भी ज़रूर आसाम के चुनाव में इस बार उछाले जाएंगे। सबसे पहले गठबंधनों की बात करें तो प्रमुख रूप से 2 गठबंधन आमने सामने, एक एनडीए और दूसरा यूपीए यानी महागठबंधन। क्योंकि एनडीए में बीजेपी, एजेपी और यूपीपीएल है। और वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की तो इसमें कांग्रेस या यूडीएफ, बीपीएफ, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और आंचलिक गण मोर्चा है। तो महागठबंधन में करीब करीब 5-6 पार्टियां हैं। इसके अलावा बीजेपी में 3 पार्टियां हैं। पिछली बार जो बीजेपी के साथ बोडोलैंड पार्टी चुनाव लड़ी थी, उसने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और इस समय वो महागठबंधन यानी यूपीए के साथ है। तो पिछले बार के हिसाब से अगर देखें तो इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। कई पार्टियों ने अपने पाले बदल रही हैं, जिसका असर सीधे सीधे चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2016 के चुनाव में बीजेपी और एजेपी और साथ ही साथ बीपीएफ ये सब साथ में चुनाव लड़े थे, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था। और कांग्रेस और एआईयूडीएफ ये दोनों अलग चुनाव लड़े थे, जिसका इनको नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार एआईयूडीएफ, कांग्रेस, बीपीएफ ये सब एक साथ हैं। तो इसलिए जो है कि जो पहले सर्वे आ रहे थे उसमें कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए वाला गठबंधन काफ़ी कमज़ोर था, जीतने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अब कुछ समय से चुनावी माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। अब फाइट जो है नेक टू नेक हो गई है। जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुकाबला अब कांटे का हो गया है, यानी पहले से स्थितियाँ पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। सर्बानंद सोनोवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कहा जा रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा को भी मुख्यमंत्री चुनाव के बाद बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं मीडिया के अंदर। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन यानी यूपीए की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो इस तरीके से दोनों तरफ ही मुख्यमंत्री को लेकर के कन्फ्यूजन है। आसाम की राजनीति में एक तीसरा फ्रंट भी है, जिसका नाम है राइजोर दल और असम जातीय परिषद। ये तीसरा फ्रंट किसका नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आसाम में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तीसरे फ्रंट को भी काफ़ी समर्थन अच्छा मिल रहा है। इनके रैलियों में भी अच्छी खासी भीड़ आ रही है। कितना वोटों में परिवर्तित होती है भीड़, ये तो चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी। आसाम विधानसभा चुनाव के 2016 के नतीजों की हम बात कर लें तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, यानी एनडीए को जीत मिली थी, तो बीजेपी को 60 सीटें मिली, एजेपी को 14 और बीपीएफ को 12 सीटें। बीजेपी, एजेपी और बीपीएफ का गठबंधन था। वहीं हम यूपीए की बात करें तो कांग्रेस पार्टी उस समय अकेले लड़ी थी, जिसको 26 सीटें मिली। एआईयूडीएफ 13 सीटों पर जीती और 1 सीट इंडिपेंडेंट के खाते में गई। यानी अकेले लड़ने का इन लोगों का नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फायदा हुआ। लेकिन इस बार एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन है।
2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीट और एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट गई। ये सीटों की बात है, लेकिन दिलचस्प आंकड़ा अब आपके सामने आएगा यहाँ पे कि कौन सी पार्टी के खाते में कितने वोट प्रतिशत गए। देखिए यहाँ पे वोट परसेंटेज से आपको बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। असम में 2019 में मोदी लहर थी, इसके बावजूद देखिए बीजेपी के खाते में 36.05% वोट आया और कांग्रेस के खाते में 35.44% और एआईयूडीएफ के खाते में 7.80% वोट मिला। यानी आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है कि वोट परसेंटेज का गैप काफ़ी कम हो गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, और साथ ही साथ एआईयूडीएफ 7.8% के आसपास वोट लाया था। अगर इस वोटों को अब जोड़ें तो आपको थोड़ा सा गणित समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब आपको सीटों की हम बात करते हैं कि फ़िलहाल क्या स्थिति है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, वर्तमान में किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी उसकी हम बात कर लेते हैं। जो अभी समीकरण बन के उभर रहे हैं, देखिए टोटल 126 सीटें हैं, इसमें से 64 सीटें जिसको मिलेगी उसको मिल जाएगा पूर्ण बहुमत। बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर वर्तमान में उभर रही है। आज के नतीजों के अनुसार, आज के जो माहौल है वहाँ पे बीजेपी के खाते में 45 सीटें जा रही हैं। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस रह सकती है और कांग्रेस के खाते में अगर हम आज की बात करें तो आज के डेट में कांग्रेस 38 यानी 38 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है। कांग्रेस के खाते में आज के गठबंधन के अनुसार 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो देखिए तीसरे नंबर पर फिलहाल एआईयूडीएफ रहेगा, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उनके खाते में इस बार 15 सीटें जा सकती हैं। 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो सकती है। नेक्स्ट पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है बीपीएफ। बीपीएफ के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। बोडोलैंड पीपल फ्रंट 8 सीटों के साथ अच्छी खासी जो है कि बढ़त हासिल कर रहा है महागठबंधन के अंदर। नेक्स्ट हम एजेपी की बात करें तो एजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं जो बीजेपी गठबंधन में है। वहीं हम यूपीपीएल की बात करें तो यूपीपीएल के खाते में वर्तमान स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि 3 सीटों पर यूपीपीएल मजबूत है, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं हम लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो लेफ्ट फ्रंट भी 3 सीटें जीत सकता है 3 सीटों पर। और अन्य के खाते में फ़िलहाल 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, यानी अन्य भी कई सीटों पर मजबूत है। 8 सीटें अन्य छोटे दलों या निर्दलियों के खाते में जा सकती है। तो चलिए जोड़ के आपको बता देते हैं कौन सी गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। सबसे पहले हम यूपीए की बात कर ले तो यूपीए गठबंधन के खाते में टोटल जो है कि कांग्रेस, यूडीएफ और बीपीएफ लेफ्ट का मिला करके 64 यानी 64 सीटें जा रही हैं। यानी यूपीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के बराबर सीटें पाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 64 सीटें यूपीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और आसाम में बाजी पलट सकती है। कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत सकता है। एनडीए की बात करें तो एनडीए की सरकार इस बार आसाम में जा सकती है, लेकिन मुकाबला बहुत ही कड़ा है, नज़दीकी मुकाबला है। बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी आसाम में बन सकती है, 45 सीटें, एजेपी 6 सीटें, यूपीपीएल 3 सीटें और इस तरीके से 54 सीटें यानी 45 सीटें 54 सीटें 54 यानी 54 सीटें इनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय में आसाम में बहुत सारी चीज़ें, स्थितियाँ बदल चुकी हैं और यदि महागठबंधन की सीटें घटती हैं तो अदर्स जो उम्मीदवार जीत कर आएंगे, 5, 6, 8 उम्मीदवार लगभग, वही जो है कि सरकार तय करेंगे आसाम की। यानी इस समय जो मुकाबला है बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। और जो पहले स्थितियां थी, बीजेपी एक तरफा जीत रही थी, अब वो वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं रह गई है आसाम के अंदर। तो ये था हमारा आसाम विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर ओपिनियन पोल प्रेडिक्शन, जो हमने बातचीत किया था आसाम के लोकल पत्रकारों और साथियों से। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारा केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल को लेकर आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।